आहा, क्या खुशबू है। और कहते हैं कि सुगंध से ही खाने के स्वाद का आधा पता चल जाता है। चाय के साथ भी कुछ ऐसा ही है। और एक बात और है, कहते हैं कि पत्रकारों की नाक बहुत तेज होती है और वो तुरंत सूंघ लेते हैं कि कहाँ खबर है, कहाँ खबर नहीं है, किसमें खबर है, कितनी खबर है, कौन सी खबर आपको पहुंचानी है। तो चाय गरम की शुरुआत करते हैं। आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। आज आपको बता दें कि गर्मा गर्म खबरें सियासत से क्या निकलकर सामने आई हैं। जी हां, आज तमाम बड़ी खबरें जो सियासी जगत से निकलकर सामने आई वो हम आपको बताते हैं, लेकिन सबसे पहले एक तस्वीर आपको दिखाते हैं। और वो तस्वीर पता है क्या है? जो 2 दशक तक आपने देखी नहीं होगी। एक मंच पर मुलायम सिंह यादव, मायावती, देखिए। सपा बसपा जिंदाबाद। मैनपुरी के चुनावी मंच पर देश की नई राजनीति की ऐतिहासिक तस्वीरें दिखी। मंच पर रखी 3 कुर्सियों पर बीच में बीएसपी सुप्रीमो मायावती बैठी। उनकी बाईं तरफ समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव बैठे तो दाईं तरफ समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव। मुलायम सिंह यादव ने सभा में उमड़ी भीड़ से ताली बजवाकर मायावती का इस्तकबाल करने को कहा। मायावती जी आई हैं, हम उनका स्वागत करते हैं, आदर करते हैं। और ये मुझे खुशी है कि हमारे समर्थन के लिए मैनपुरी में आई। तो मैनपुरी की जनता से कहेंगे कि ताली पीट करके मायावती जी का स्वागत करें। महागठबंधन की तरफ से मुलायम सिंह यादव मैनपुरी सीट से मैदान में है। मायावती ने मुलायम को पिछड़ों का असली नेता बताया तो पीएम मोदी को पिछड़ों का नकली नेता करार दिया। गठबंधन के तहत यहाँ सपा से चुनाव लड़ रहे हैं। इस पार्टी के संरक्षक श्री मुलायम सिंह यादव जी के बारे में ये कहना चाहूंगी, आज भी यहाँ पूरे प्रदेश में श्री मुलायम सिंह यादव जी को ही अपना असली व वास्तविक नेता मानकर चलते हैं, खास तौर से बैकवर्ड क्लास के लोग। इसके साथ ही ये प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की तरह नकली व फर्जी पिछड़े वर्ग के नहीं हैं। मुस्लिम पिछड़ा और दलित वोट के समीकरण से दोनों ही पार्टियों को ये उम्मीद है कि वो चौकीदार की चौकी छीन लेंगी। भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि हमें नया भारत बनाना है। ये महागठबंधन कहता है हमें नया प्रधानमंत्री बनाना है। और जब नया प्रधानमंत्री बनेगा तभी जाकर के हमारा भारत नया बनेगा। चुनावी मैदान में महागठबंधन का स्कोर क्या होगा ये तो जनता तय करेगी, लेकिन सोशल इंजीनियरिंग के एक बिल्कुल नए फॉर्मूले के साथ महागठबंधन का जोश चरम पर है। टीम न्यूज़ नेशन। राजनीति में कहते हैं कुछ भी परमानेंट नहीं होता, यानी कि कोई भी आज जो तस्वीर दिखाई दे रही है कल भी वैसी तस्वीर दिखाई दे, ये जरूरी नहीं है। अब जरूरी तो ये भी नहीं है कि आज हम जिसके साथ चाय पी रहे हैं कल भी उसी के साथ चाय पिए। भाई साहब हैं, कल आए थे किसी और के साथ चाय पी रहे थे, आज कुछ और लोगों के साथ चाय पीने के लिए बैठ गए हैं। लेकिन राजनीति जगत से भी एक ऐसी खबर आई है, प्रियंका चतुर्वेदी अब कांग्रेस की प्रवक्ता नहीं रही, उन्होंने शिवसेना ज्वाइन कर लिया है। कुछ ही घंटों में वो कैसे कांग्रेस से शिवसेना की हो गई, ये देखिए। कांग्रेस को झटका, प्रियंका चतुर्वेदी ने छोड़ा कांग्रेस का हाथ, शिवसेना में हुई शामिल। प्रियंका चतुर्वेदी वो चेहरा जो बड़े मंचों पर कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखती नजर आती थी। लोकसभा चुनाव के मझधार में उन्होंने कांग्रेस का हाथ छोड़ने का ऐलान कर दिया। उन्होंने ट्विटर पर अपने इस्तीफे की कॉपी पोस्ट कर इसकी जानकारी दी। पार्टी छोड़ने का ऐलान करने के कुछ ही देर बाद उन्होंने शिवसेना ज्वाइन कर दी। शिवसेना के कार्यकारी अध्यक्ष उद्धव ठाकरे की मौजूदगी में उन्होंने पार्टी की सदस्यता ली। सिर्फ मुंबई महाराष्ट्र में नहीं, पूरे देश में आप शिवसेना के लिए काम करेंगे। शिवसेना में शामिल होने के मौके पर प्रियंका चतुर्वेदी ने उसकी वजह भी बताई। काम करते करते मैं मुंबई से अपने आप को कटा हुआ महसूस कर रही थी। अब जब मैं सोचती हूँ कि मैंने मुंबई के लिए और मुंबई की जनता के लिए, जो मुंबई की दिक्कतें हैं, जो मुंबई की तकलीफें हैं महिलाओं को लेकर, मैंने बहुत पुनर्विचार किया। मैंने सोचा इसके बारे में कि मैं वापस अपने रूट से जुड़ना चाहती हूँ और जिसकी मैंने शुरुआत की थी, जिस मंशा से शुरुआत की थी, वहीं कहीं मैं अपने आप को भूल गई हूँ।
और जब मैंने मुंबई वापस लौटने का विचार बनाया, मुंबई में काम करने का विचार बनाया, तो मुझे इस संगठन से ज्यादा कोई और संगठन अब समझ में नहीं आ रहा है। बताया जा रहा है कि मथुरा में हुई बदसलूकी में शामिल लोगों की कांग्रेस में वापसी से वो नाराज थे, जिसकी वजह से उन्होंने इस्तीफा दिया है। लेकिन दावा तो ये भी किया जा रहा है कि उन्होंने मथुरा से टिकट मांगा था, लेकिन जब पार्टी आलाकमान ने टिकट नहीं दिया तो उन्होंने पार्टी छोड़ने का फैसला किया। हालांकि प्रियंका इससे इनकार करती नजर आई। मैंने मथुरा से टिकट नहीं मांगी थी। मथुरा मेरे परिवार, मेरे माता पिता वहाँ से आते हैं, मथुरा में उनका घर भी है, मथुरा से मेरा जुड़ाव भी हमेशा रहेगा। मेरा सोशल मीडिया का प्रोफाइल आपको बताएगा, पर मैंने मथुरा से टिकट नहीं मांगी। हाल ही के दिनों में प्रियंका चतुर्वेदी सार्वजनिक मंचों पर बीजेपी और मोदी सरकार के खिलाफ पार्टी का मुखर चेहरा बनकर उभरी। इसके बाद उन्हें कांग्रेस ने राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाया। कई बार वो राहुल गांधी के साथ मंच भी साझा करती नजर आई थी, लेकिन अचानक से उन्होंने पार्टी बदलकर सियासी पंडितों को भी हैरान कर दिया है। टी न्यूज़ नेशन। तो प्रियंका चतुर्वेदी अब कांग्रेस के दफ्तर की चाय नहीं बल्कि शिवसेना के दफ्तर की चाय पिएंगी। हालांकि हम तो आपको यहीं रोज चाय पीते हुए मिलेंगे, लेकिन अब आपको एक रोड शो की तस्वीर दिखाते हैं। रोड शो कानपुर में, और पहुंची वहां पर प्रियंका गांधी, कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी। इसकी तस्वीर देखिए, बड़ी तादाद में कांग्रेस के कार्यकर्ता, समर्थक कांग्रेस को सपोर्ट करने के लिए इस रोड शो के दौरान आपको नजर आ रहे हैं। यह रोड शो अभी भी जारी है। श्री प्रकाश जायसवाल कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, उन्हीं को सपोर्ट करने के लिए, उन्हीं के लिए वोट मांगने के लिए प्रियंका गांधी आज पहुंची कानपुर। और ये रोड शो देखिए अभी भी जारी है। कितनी बड़ी तादाद में लोग हैं, ये तस्वीर कांग्रेस को जरूर खुश करेगी। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, चाय गर्म हो तो इससे मजा आता है, दिल को सुकून भी पहुंचता है, और आपको लगता है कि भाई हाँ, चाय हमने पी है, ठंडी चाय का कोई मजा नहीं होता। लेकिन सियासत की गर्मी कभी कभी ऐसी हो जाती है कि जूते थप्पड़ तक चलने लगते हैं। कल जूता कांड हुआ था, आज देखिए थप्पड़ कांड हुआ है। कहां हुआ है, किसके साथ हुआ है और क्यों हुआ है, देखिए। जनसभा में थप्पड़ कांड, हार्दिक पटेल को मारा थप्पड़। मंच पर भाषण देते कांग्रेस नेता हार्दिक पटेल के पास एक शख्स अचानक पहुंचा और फिर उन्हें एक थप्पड़ जड़ दिया। उसने दोबारा यही हरकत दोहराने की कोशिश की, लेकिन तब तक हार्दिक सतर्क हो चुके थे। इन तस्वीरों को हम दूसरे कैमरे से दिखाते हैं। सुरेंद्रनगर लोकसभा क्षेत्र के बड़वान में हार्दिक एक रैली को संबोधित कर रहे हैं। मंच पर दूसरे नेता भी मौजूद हैं। इसी दौरान एक शख्स हार्दिक की तरफ बढ़ा और पास पहुंचकर थप्पड़ मार दिया। इस दौरान वहां पर हो हंगामा मच गया। आसपास मौजूद लोग मंच पर पहुंचे और हमला करने वाले शख्स को पकड़कर उसकी पिटाई शुरू कर दी। हार्दिक के आसपास भी कुछ लोग सुरक्षा घेरा बनाकर खड़े हो गए। हार्दिक पटेल ने बड़वान पुलिस स्टेशन में इसकी शिकायत दर्ज कराई है। सुरेंद्रनगर में बड़वान में जो बड़वान पुलिस स्टेशन में हार्दिक पटेल सभा चालू थी, उस दौरान एक पर्सन तरुण भाई मनु भाई गुज्जर ने आके उनको असॉल्ट करने का ट्राई किया, जिसमें घर्षण हुआ। इस घटना के बाद हार्दिक पटेल ने थप्पड़ कांड का ठीकरा बीजेपी के सिर फोड़ा। उन्होंने ट्वीट कर बीजेपी पर संगीन आरोप लगाए। मुझे मालूम है कि आज सिर्फ थप्पड़ मारने का प्रयास हुआ है, लेकिन कल बीजेपी मुझे गोली मरवाएगी। हम किसान और नौजवानों की आवाज उठाते हैं। जय हिंद। कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल भी हार्दिक के आरोपों को दोहराते हुए नजर आए। इस सत्ता पक्ष के खिलाफ खड़ा होगा, उसके खिलाफ तो ये काम होगा, ये हम जानते हैं। हालांकि बीजेपी ने तमाम आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। ये कांग्रेस की अंदरूनी घटना है, इसे बीजेपी को कोई लेना देना नहीं है। कांग्रेस के साथ मिलकर हार्दिक पटेल ने जो गुजरात में एटमॉस्फेयर पैदा किया, मैं मानता हूँ ये इनका ही नतीजा है, इनका ही फल है। भीड़ के हमले में हार्दिक पर हमला करने वाला शख्स भी घायल हो गया है। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उसकी पहचान तरुण गज्जर के रूप में हुई है। हार्दिक का दावा है कि वो बीजेपी नेताओं का करीबी है। टीम न्यूज़ नेशन। अब चाय की दुकान पर हम आते हैं और अलग अलग तरह के लोग यहां पर पहुंचते हैं, और कुछ लोग कभी कभी हम देखते हैं कि बहस करते हैं, बहुत जोरदार तरीके से अपनी बातों को रखते हैं, अच्छी बात करते हैं, बुरी बात करते हैं। लेकिन कुछ लोग बड़े गंभीर होते हैं, जिनके बारे में आप सोच भी नहीं सकते कि वो कुछ ऐसा कह जाएंगे जो विवाद में आ जाएगा, जिसकी वजह से विवाद बढ़ जाएगा। आज एक ऐसे ही नेता के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं
जो अक्सर गंभीर रहते हैं, शांत रहते हैं, बोलते हैं तो कायदे में बोलते हैं, लेकिन आज उन्होंने ऐसा क्या कह दिया कि विवादित बोल कहे जाने लगी उनकी बातों को। जरा देखिए कौन है नेता, मंत्री और कहा क्या इन्होंने। लोकसभा चुनाव के प्रचार के दौरान आपत्तिजनक बयानबाजी का सिलसिला थम नहीं रहा। बेतुके और विवादित बयान देने वाले नेताओं की लिस्ट में अब केंद्रीय मंत्री और गाजीपुर से बीजेपी उम्मीदवार मनोज सिन्हा का नाम जुड़ गया है। एक चुनावी सभा में उन्होंने धमकी भरे अंदाज में कुछ ऐसा कह दिया जिसे कतई जायज नहीं माना जा सकता। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता यह अपराध अर्जित धन को और भ्रष्टाचार को जमींदोज करने के लिए तैयार है। और मैं कहना चाहता हूं कि अगर किसी की उंगली भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की तरफ दिखी तो भरोसा रखिए 4 घंटे में वो उंगली सलामत नहीं रहेगी। मनोज सिन्हा यही नहीं रुके, उन्होंने पूर्वांचल के माफियाओं का जिक्र कर भी अपनी तीखी बयानबाजी जारी रखी। कोई हो पूर्वांचल का अपराधी, किसी की औकात नहीं है कि गाजीपुर की सीमा में आकर के भारतीय जनता पार्टी के किसी कार्यकर्ता की तरफ आंख निगाह दिखाएगा तो आंख सलामत नहीं रहेगी। यही भरोसा। मनोज सिन्हा के बयान पर सियासी हंगामा मचना तय था। कांग्रेस ने तो उनके खिलाफ मोर्चा ही खोल दिया है और उन पर बैन की मांग की है। की तो बिल्कुल निंदा होनी चाहिए, बल्कि हमें आग्रह करना चाहिए इलेक्शन कमीशन से कि जैसे आपने योगी आदित्यनाथ को और औरों को 4-5 दिन के लिए बैन किया है, ऐसे लोगों को कम से कम 8-10 दिन के लिए बैन करना चाहिए, क्योंकि तो सीधे सीधे हिंसा को प्रोत्साहित कर रहे हैं ना। आपको बता दें कि 2014 में गाजीपुर से लोकसभा पहुंचे मनोज सिन्हा का इस बार इसी सीट पर महागठबंधन के उम्मीदवार अफजाल अंसारी से मुकाबला है। आपको बता दें कि अफजाल अंसारी बाहुबली मुख्तार अंसारी के भाई हैं। मुख्तार अंसारी पर मर्डर समेत कई मामले दर्ज हैं। माना जा रहा है कि पूर्वांचल के अपराधियों का जिक्र कर मनोज सिन्हा ने अफजाल पर ही निशाना साधा है। टीम न्यूज नेशन। नाम रंजीत बहादुर, पार्टी बीजेपी, और बात इन्होंने क्या कही जो सबको लग गई बुरी। आप देखिए, सुनिए। मोदी की इसलिए जरूरत है कि ये जो सेविंग है चीन से मशीन मंगाई जाएगी, 12 हजार की सेविंग करा दी जाएगी। मैं एक फार्मूला बताना चाहता हूँ, सेविंग करा दीजिए, सारे लोग अपने धर्म में आ जाएंगे। ये होना चाहिए। चुनाव के मौसम में नेता क्या क्या नहीं करते हैं। चाय की दुकान पर जाते हैं, पकौड़ी खाते हैं, जलेबी खाते हैं, गन्ने का रस पीते हैं, और इन दिनों में सबसे ज्यादा एक तस्वीर जो निकलकर सामने आती है वो ये कि नेता न सिर्फ चाय की दुकान पर जाकर चर्चा करते हैं, लोगों से बात करते हैं, चाय पीते हैं, बल्कि मंदिर भी जाते हैं, यानी कि जनता जनार्दन के सामने पहुंचकर सिर तो झुकाते हैं, लेकिन उससे पहले भगवान का आशीर्वाद भी लेते हैं। 4-5 नेता आज हम कम से कम आपको दिखा रहे हैं एक रिपोर्ट में। देखिए, मंदिर मत्था टेकते नेता, भगवान लगाएंगे चुनावी नैया पार। चुनाव आयोग से मिले 72 घंटे का बैन खत्म होने के बाद यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक बार फिर सियासी मिशन पर निकल पड़े। चुनाव प्रचार पर निकलने से पहले योगी ने बजरंग बली का आशीर्वाद दिया। हनुमान जयंती के मौके पर उन्होंने लखनऊ के अलीगंज इलाके में मौजूद हनुमान मंदिर में जाकर मत्था टेका। उन्होंने बजरंग बली के चरणों में लड्डू चढ़ाया और पूजा की। पुजारियों ने योगी को टीका लगाया और फूलों की माला देकर सम्मानित किया। इसके बाद सीएम साहब संभल पहुंचे और वहां रैली में विरोधियों पर अपने ही अंदाज में बरसते दिखे। जो गुंडे आकर के बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करते थे, एसिड अटैक करते थे, आज कर पाएंगे? आज नहीं कर पाएंगे। उन्हें मालूम है बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करेंगे 2 ही जगह होगी, या तो जेल या राम नाम सत्य है की यात्रा। यूपी के बाद मध्य प्रदेश की तस्वीर दिखाते हैं। भोपाल में दिग्विजय सिंह का मुकाबला साध्वी प्रज्ञा से होना है। चुनावी घमासान के बीच कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह एक नए अवतार में नजर आए। हनुमान जन्मोत्सव के मौके पर दिग्विजय सिंह भोपाल के प्रसिद्ध खेड़ापति हनुमान मंदिर पहुंचे। उन्होंने महाआरती में भाग लिया और मंदिर में करीब 1 घंटे तक मौजूद रहे। मंदिर में दर्शन करने से पहले दिग्विजय सिंह ने गौ सेवा भी की और मंदिर की गायों को चारा खिलाया। As a person, I have never criticized my opponents. I will only say one thing, that I am not going to say anything against the BJP candidate. दिग्विजय सिंह जब सॉफ्ट हिंदुत्व की पॉलिटिक्स कर जीत हासिल करने की कोशिश में जुटे हैं, तो भला उनके मुकाबले चुनाव मैदान में उतरी साध्वी भला कैसे पीछे रहे। वो कोटरा के हनुमान मंदिर में दर्शन के लिए पहुंची। वहां पूजा पाठ कर फिर चुनाव प्रचार में जुटी।
श्रद्धा और सियासत के इस सफर में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ भी शामिल हैं। एमपी के छिंदवाड़ा में सियासी ताल ठोक रहे बेटे नकुलनाथ के साथ उन्होंने बजरंगबली के दर्शन किए और जीत का आशीर्वाद मांगा। टीम न्यूज नेशन। चाय गरम आप देख रहे हैं और मैंने अपनी चाय एक बार फिर से और ले लिए ताकि चाय पीते पीते मैं आपसे बात भी कर सकूं, आपको खबर भी दिखा सकूं। प्रज्ञा, साध्वी प्रज्ञा, जी हां, जिन्हें भोपाल से बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया है, उन्होंने क्या बयान दिया, उस बयान को लेकर कैसे विवाद हुआ और फिर कांग्रेस पार्टी क्या कह रही है उस पर, यह आपको सुनवाते हैं। हेमंत करकरे को वो जांच जो बिठाई थी वो सुरक्षा आयोग के सदस्य को उन्होंने हेमंत करकरे को बुलाया, कहा कि जब सबूत नहीं है तुम्हारे पास तो साध्वी जी को छोड़ दो। वो व्यक्ति कहता है मैं कुछ भी करूंगा, मैं सबूत लेकर के आऊंगा। जब वो मुझसे पूछा तमाम सारे प्रश्न करता था, क्यों ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ। मैंने कहा मुझे क्या पता, भगवान जाने। तो क्या ये सब जानने के लिए मुझे भगवान के पास जाना पड़ेगा। मैंने कहा बिल्कुल, अगर आपको आवश्यकता है तो आप अवश्य जाइए। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि देश के एक शहीद बेटे के लिए हेमंत करकरे, जिसने अपनी जान गंवाई आतंकवादियों के हाथों, उसके लिए प्रज्ञा जी इस तरह की भाषा का उपयोग कर रही है। ये शहीदों का निरादर है, शहीदों का अपमान है और मैं मांग करती हूं कि प्रज्ञा जी तमाम शहीद परिवारों से अपने इस वक्तव्य के लिए माफी मांगे। अब साध्वी प्रज्ञा ने बयान देने के बाद कांग्रेस ने इस बयान को दोनों हाथों से पकड़ लिया है, लेकिन बीजेपी ने साफ कर दिया है कि यह साध्वी प्रज्ञा का निजी बयान है, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। लेकिन राहुल गांधी ने भी ट्वीट करके बीजेपी पर निशाना साधा और राहुल गांधी ने लिखा कि जो आतंकवादियों के खिलाफ लड़ाई कर रहे थे, शहीद हो गए, उनका सम्मान जरूर होना चाहिए।